हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रायंगल स्टडी नीट। एंड जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आज से हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन को क्या करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। एंड ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम वो क्वेश्चंस को ऐड करेंगे। हम उन क्वेश्चंस की क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि बेसिकली आपके नीट में आ सकते हैं, जो कि शॉर्ट आपके नीट में आ सकते हैं। ठीक है, सो ये सेशंस क्या रहेंगे, ये सेशंस जब तक नीट नहीं होता तब तक मैं डेली लेने वाला हूँ। एंड ऐसा भी हो सकता है कि हम एक दिन में क्या लें, 2 सेशंस लें। टोटली आपके रिस्पॉन्स के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। आप जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स दोगे, मैं उतना ज़्यादा सेशंस को क्या करूँगा, आपके लिए लेकर आऊँगा। एंड जितना ज़्यादा आप मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए क्या रहेगा, बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली जब आप मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको कोई क्वेश्चन का लेट सपोज करो आंसर नहीं आता, ठीक है, सो आप क्या करोगे, आप उसका एक्सप्लेनेशन क्या करोगे, मेरे साथ तुरंत के तुरंत देख लोगे। एंड उस क्वेश्चन को क्या करोगे, हमेशा के लिए रिमेंबर कर लोगे। ठीक है, उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपके दिमाग में आ जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्या रहेगी, फास्ट रहेगी आपके लिए। सो आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। एंड जैसा कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लेकर आए हैं। ये सेशन बहुत ज़्यादा क्या रहेगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लाऊंगा, क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा, आंसर का एक्सप्लेनेशन दूंगा। एंड ये सारा का सारा आपका टॉपिक कवर कर लेगा। एंड ये इसका क्या होने वाला है, लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। अभी तो बहुत लेक्चर्स आने वाले हैं, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ लेक्चर 1 ही आएगा। इसके बाद लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, बहुत कुछ आने वाला है आप लोगों के लिए इस चैनल पे। सो बस आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको एक लेक्चर देने के पीछे हमारी पूरी एक टीम बैठी हुई है, जो क्वेश्चंस निकाल रही है, क्वेश्चंस को फ्रेम कर रही है, क्वेश्चंस को डिज़ाइन कर रही है, फिर उसके बाद पीपीटीज बना रही है, फिर उसके बाद लेक्चर को जब मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ मेरे एंड से, तो मैं इसको सेंड करता हूँ अपनी टीम को, तो वो इसको एडिट वगैरह करते हैं। तो बेसिकली बहुत सब कुछ रहता है, बहुत सारा काम लगता है इस लेक्चर को बनाने में। एंड जब आप एक सब्सक्राइब करते हो ना, तो हमारी पूरी टीम को क्या होता है, अंदर से बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है, और लगता है कि इन बच्चों को हमें और से और बेटर से बेटर कंटेंट देना चाहिए। तो इसी के साथ चलो क्या करते हैं, शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों के सामने पहला क्वेश्चन निकल के आता है, वेयर डज फर्टिलाइजेशन नॉर्मली अकर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पूछा जा रहा है आप लोगों से कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे क्या होता है, अकर होता है। ठीक है, सो इसका आंसर आप लोग क्या करोगे, मेरे को जल्दी से बताओगे। ठीक है, मैं आप लोगों से इसका आंसर क्या कर सकता हूँ, बेसिकली डिमांड कर रहा हूँ कि इसका आंसर आप लोग मेरे को बताओ। वेयर डज फर्टिलाइजेशन नॉर्मली अकर इन अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे अकर होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो फर्टिलाइजेशन अकर होता है फेलोपियन ट्यूब में, और खास करके एम्पुला वाले रीजन में। ठीक है, कहाँ पे फर्टिलाइजेशन अकर होता है, फर्टिलाइजेशन है ना, एम्पुला वाले रीजन में क्या होता है, अकर होता है। ठीक है, अब देखो सारा समझने की कोशिश करो। फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन में होता है। यहाँ पे देखो होता क्या है एक्चुअली में, यहाँ पे ना जो आपका स्पर्म होता है, ठीक है, और जो एग होता है, ठीक है, ये आते हैं आपस में। ठीक है, ये आते हैं और फ्यूज होकर जाइगोट को क्या कर लेते हैं, फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है, यूट्रस में क्या हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन यूट्रस में नहीं होता। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। एम्पुला वाले रीजन में स्पर्म आता है और ओवा आता है, ये दोनों फ्यूज होते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं और जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट यूट्रस वाले रीजन में क्या चला जाता है, लग जाता है, और इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो आई होप समझ में आ चुका होगा आप लोगों को इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन निकल के आता है कि बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है हमसे, हाउ मेनी स्पर्म्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। एक स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते हैं। तो इसका आंसर तो देखो एनसीईआरटी में भी गिवन है कि इससे 4 क्या बनते हैं, हमारे क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। ठीक है, सो आई होप समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को इसका आंसर भी क्या हो चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में मेरे को इतना एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। आगे बढ़ा जाए। द एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज डिराइव फ्रॉम विच ऑर्गेनली। बेसिकली जो एक्रोसोम जो पार्ट होता है, जो स्पर्म के ऊपर प्रेजेंट होता है, ये किस ऑर्गेनली से क्या होता है, डिराइव्ड होता है। अब तुम लोग पूछोगे कि भैया ये एक्रोसोम क्या होता है, तो मैं तो देखो तुम लोगों को क्या कर देता हूँ, बता देता हूँ कि एक्रोसोम क्या होता है। एक्रोसोम बेसिकली वो पार्ट होता है, जैसे समझने की कोशिश करो, ये स्पर्म का हेड है, ठीक है, ये टेल है, तो ये जो हेड वाले रीजन होता है ना, यहाँ पे एक्रोसोम होता है। और एक्रोसोम के अंदर बेसिकली क्या रहता है, एक्रोसोम के अंदर है ना एंजाइम्स रहते हैं। ठीक है, कौन से एंजाइम्स रहते हैं इसके अंदर, बेसिकली ये जो ओवा की ये जो वॉल होती है ना, इसकी वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली क्या प्रेजेंट होते हैं एक्रोसोम के अंदर, एक्रोसोम के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि नेसेसरी होते हैं ओवा की वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए। और एक्रोसोम बनाता कौन है, एक्रोसोम बनाता गोल्जी बॉडी है। एक तरीके से तुम कह सकते हो कि गोल्जी बॉडी की क्या होती है, मॉडिफिकेशन होती है क्या, एक्रोसोम। और एक्रोसोम के अंदर बेसिकली हमारे कौन से एंजाइम होते हैं, हमारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, ओवा की वॉल को डाइजेस्ट करते
लेते हैं और जब ओवा की वॉल डाइजेस्ट हो जाती है तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, स्पर्म अंदर चला जाता है एंड ये फ्यूज होकर क्या बना लेते हैं, ये फ्यूज होकर जाइगोट बना लेते हैं एंड उसके बाद तो बेसिकली तुम लोगों को पता ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। बेसिकली यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा हार्मोन ट्रिगर करता है, बेसिकली जरा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो, कौन सा हार्मोन ट्रिगर करता है ओव्यूलेशन को फीमेल्स के अंदर। बेसिकली कौन सा हार्मोन बेसिकली ओव्यूलेशन को फीमेल्स के अंदर क्या करता है, ट्रिगर करता है। तो बेसिकली इसका आंसर होगा हमारा एलएच। ठीक है, एलएच की जब सर्ज आती है, ठीक है, जब एलएच का एकदम पीक आ जाता है तब क्या हो जाता है, बेसिकली हमारा क्या हो जाता है, बेसिकली हमारा ओव्यूलेशन क्या हो जाता है, ट्रिगर हो जाता है। जो सडन सर्ज आती है ना उससे क्या हो जाता है, पीक में हमारा ओव्यूलेशन क्या होता है, ट्रिगर होता है। ठीक है, मतलब देखो समझने की कोशिश करो, जब एलएच सर्ज आ जाती है, ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, हमारा ओव्यूलेशन ट्रिगर होता है, मतलब फीमेल में ओव्यूलेशन ट्रिगर होता है। वो कैसे होता है तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। जो आपका ग्राफियन फॉलिकल होता है ना, जो आपका क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल होता है, वो क्या हो जाता है, वो बेसिकली आपका क्या हो जाता है, उससे एग रिलीज हो जाता है। मतलब ये ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, रप्चर होता है और इससे क्या होता है, एग रिलीज हो जाता है। और ये बेसिकली 14th डे के आसपास होता है। ठीक है, इसी वजह से हम क्या कहते हैं, 14th डे पे हमारा क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। क्यों? क्योंकि एलएच का सर्ज आ जाता है और हमारी ग्राफिन एलएच का जैसे ही सर्ज आता है तो उससे हमारी ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है और यहाँ से क्या निकलता है, एक एग निकल जाता है। और इस एग 14th डे के आसपास निकलता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि 14th डे के आसपास ओव्यूलेशन क्या होती है, एक फीमेल में आपको दिखाई देने को मिल जाती है। आगे बढ़ा जाए। इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन स्पर्मेटोजेनेसिस। आपसे पूछा जा रहा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस का करंट इवेंट क्या है। ठीक है, तो अब देखो ये बहुत ही सिंपल है। जब मैं आप लोगों को है ना ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा था तब मैंने आप लोगों से एक छोटी सी चीज कही थी। मैंने कहा था कि आप लोगों को कि आपको स्पर्मेटोजेनेसिस का डायरेक्ट आप लोगों को सीक्वेंस याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट है ना क्या आते हैं, सवाल उठ के आ जाते हैं। तो आप लोगों को ये याद तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, सो चलो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखो जरा, पहला यहाँ पे इसके ये सीक्वेंस मैंने आप लोगों को जब मैं आप लोगों को लेक्चर्स ले रहा था तब भी पढ़ाया था और मैंने आप लोगों को बोला था आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहला आता है हमारा स्पर्मेटोगोनिया, फिर आता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर आता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड लास्ट आता है हमारा स्पर्मेटेड। तो ये होता है बेसिकली हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस का क्या सीक्वेंस। आई होप तुमको क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे हम लोगों से 6 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है बेसिकली द प्लेसेंटा सीक्रेट विच हार्मोन टू मेंटेन प्रेगनेंसी। प्लेसेंटा कौन सा हार्मोन क्या करता है, बेसिकली रिलीज करता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, या फिर क्या कह सकते हो आप, एक इसेंशियल हार्मोन होता है जो प्रेगनेंसी को क्या करता है, बेसिकली मेंटेन करके रखता है। ठीक है, सो वो कौन सा हार्मोन होता है, तो वो होता है हमारा HCG विच इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये प्रेगनेंसी के लिए एक एसेंशियल हार्मोन होता है। तो देखो जरा होता क्या है, मैं आप लोगों को इसके बारे में भी समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने जैसा आप लोगों से बोला था कि हमारा काम सिर्फ आपको बेसिकली है ना क्वेश्चन के साथ उसका एक्सप्लेनेशन, मतलब क्वेश्चन के साथ सिर्फ उसका आंसर देना नहीं है, मुझे आप लोगों को क्वेश्चंस भी बताने हैं, क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन भी देना है एंड आपको है ना थोड़े से क्वेश्चंस होमवर्क में भी देने हैं और नेक्स्ट क्लास के लिए आपको तैयार भी करना है। तो मुझे यहाँ पे आप लोगों के साथ बहुत सारी चीजें करनी है, तो आप लोग बस मेरा एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनो। ठीक है, जो चीज आपको नहीं आती उसके ऊपर भी क्या करो, बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करो। ठीक है, सो जरा समझने की कोशिश करो। प्लेसेंटा क्या करता है, HCG हार्मोन जो हमारा क्या है, HCG हार्मोन है जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन है, इसको क्या करता है, बेसिकली हमारा प्लेसेंटा क्या करता है, रिलीज करता है या सीक्रेट करता है। और ये क्या करता है, ये कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करता है। आप लोगों को समझना पड़ेगा इसका डायरेक्ट इफेक्ट क्या पड़ता है, इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है हमारे कॉर्पस लूटियम पे, जिसको हम Cl कहते हैं। ये इसको क्या करता है, मेंटेन करता है, कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, जैसे आप कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करते हो तो इससे प्रोजेस्टेरॉन का क्या होता है, प्रोडक्शन जारी रहता है और प्रेगनेंसी सस्टेन होती है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ चुका होगा। बेसिकली हमारा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन ये क्या करता है, ये हमारा क्या करता है, बेसिकली ये हमारा बेसिकली कॉर्पस लूटियम को क्या करता है, मेंटेन करता है। और कॉर्पस लूटियम हमारा क्या करता है, बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन को कंटिन्यूअस प्रोड्यूस करता रहता है और इससे हमारी प्रेगनेंसी क्या रहती है, मतलब मेंटेन रहती है। जो आपका प्लेसेंटा रहता है वो क्या करता है, बेसिकली वो मेंटेन रहता है, वो बेबी को क्या करता है, मेंटेन एक अच्छी कंडीशन में क्या कर पाता है, बेसिकली बेबी को सस्टेन कर पाता है, प्रेगनेंसी को क्या कर पाता है, मेंटेन कर पाता है। ठीक है, आई होप समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ओके, आगे बढ़ा जाए। बेसिकली हमारा 7th क्वेश्चन जो निकल के आता है, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन स्पर्म। बेसिकली ह्यूमन स्पर्म में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो ये तो बेसिकली बहुत आसान सा है। ह्यूमन के स्पर्म में कितने क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ह्यूमन के स्पर्म में बेसिकली 23 पे क्या होते हैं, आपके क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसको देखो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ठीक है,
बेसिकली क्या होता है, जो आपका ह्यूमन स्पर्म होता है ना, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। जो आपका स्पर्म होता है ये क्या होता है, ये एक हैप्लॉइड होता है, ठीक है। ये क्या होता है, स्पर्म आपका या हैप्लॉइड होता है, मतलब इसमें 23 क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। आप लोगों को आई होप समझ में आ चुका होगा, ठीक है। और बेसिकली इसमें क्या रहता है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। बेसिकली इसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। और जब ये क्या करता है, बेसिकली जब ये ओवा से फ्यूज हो जाता है, तो ओवा भी क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। 23 और 23 मिलके क्या कर लेते हैं, बेसिकली अपना कितना बना लेते हैं, ये आपका 46 पेयर ऑफ क्या कर लेते हैं, क्रोमोसोम्स को क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं, ठीक है। जो कि हमारा डिप्लॉइड हो जाता है और ये हमारा क्या हो जाता है, बेबी हो जाता है, ठीक है। 2n जो हमारा जाइगोट बनता है उसकी प्लॉइडी 2n होती है, ठीक है। सो आई होप समझ में आ चुका होगा। मेल से कितने क्रोमोसोम्स आते हैं, मेल से 23 आते हैं, ठीक है। फीमेल से 23 आते हैं। मिल के ये दोनों फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनाते हैं, जो कि कितना होता है, 46 होता है, और उसकी प्लॉइडी क्या होती है, 2n होती है। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन में मैंने बहुत सारी चीजें समझा दी होंगी। अब इसके बाद जरा पढ़ने की कोशिश करो। यहाँ पे आप लोगों से एक और सवाल पूछा गया है। यहाँ पे क्या पूछा गया है आप लोगों से, यहाँ पे पूछा गया है विच लेयर ऑफ यूट्रस इज शेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। बेसिकली आपकी जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे कौन सी लेयर क्या हो जाती है, बेसिकली शेड हो जाती है। तो बेसिकली बहुत छोटा सा आंसर है इसका, एंडोमेट्रियम जो आपकी वॉल होती है, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है, ये क्या हो जाती है, शेड हो जाती है। शेड का क्या मतलब होता है, शेड का मतलब तुम समझ सकते हो, झड़ जाती है या फिर गिर जाती है। एक तरीके से इस तरीके से समझने की कोशिश करो क्या होता है। देखो, ये आपका यूट्रस की वॉल्स होती हैं, ठीक है। और एंडोमेट्रियम क्या होती है, इसकी इनर लाइनिंग होती है। एंडोमेट्रियम क्या होती है, जैसे समझने की कोशिश करो, या एंडोमेट्रियम क्या है, या एंडोमेट्रियम इसकी इनर लाइनिंग होती है, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो कॉर्पस लूटियम क्या हो जाता है, देखो मैं समझने की कोशिश करो। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ठीक है, जब स्पर्म और ओवा आपस में क्या हुए, जब क्या हुए, फ्यूज नहीं हुए, ठीक है। सो इससे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो बेसिकली अब क्या होता है, जब बेसिकली फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो उससे क्या हो जाता है, कॉर्पस लूटियम ना डीजनरेट हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही कॉर्पस लूटियम डीजनरेट होता है, प्रोजेस्टेरॉन का क्या होता है, लेवल गिर जाता है। और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरता है, समझने की कोशिश करना, सब सिंक्रोनाइज है, तो आपकी एंडोमेट्रियम क्या हो जाती है, एंडोमेट्रियम शेड हो जाती है, ठीक है। और यही यही शेड को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, क्योंकि जब एंडोमेट्रियम गिरती है तो बेसिकली उसके साथ ब्लड भी गिर जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। सिंपल भाषा में मैं आप लोगों से समझाने की कोशिश करूं, ठीक है। जो आपका ओवा और जो बेसिकली स्पर्म, अगर इनका फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो बेसिकली क्या होता है, जब आपका इनका फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ये नहीं मिलते, ठीक है। सो कॉर्पस लूटियम क्या हो जाता है, कॉर्पस लूटियम क्या होता है, डीजनरेट होने लगता है। कॉर्पस लूटियम जैसे ही डीजनरेट होता है तो प्रोजेस्टेरॉन का क्या होता है, लेवल घट जाता है। और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घटता है तो बेसिकली क्या होती है, आपकी जो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है ये गिरने लगती है। और जैसे ही एंडोमेट्रियम की लाइनिंग गिरने लगती है तो बेसिकली ये गिरती है, तो बेसिकली ये शेड होने लगती है, तो इससे ब्लड निकलना शुरू होता है। और ब्लड की वजह से क्या हो जाता है, बेसिकली पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो ये छोटा सा क्या है लॉजिक है इसका, आई होप समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। और जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करने के ऊपर हम क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। अब जरा समझने की कोशिश करो। द करेक्ट साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इज, बेसिकली इम्प्लांटेशन में जब इम्प्लांटेशन होता है तो उसकी करेक्ट साइट कौन सी होती है, तो अब जल्दी से ये बता दो बेसिकली कौन सी होती है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बेसिकली कौन सी साइट होती है, करेक्ट साइट होती है। तो आपकी जो पोस्टीरियर वॉल्स होती है ना यूट्रस की, यहाँ पे क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है, ये इसकी करेक्ट साइट होती है, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करो क्या होता है, नॉर्मल जो आपका नॉर्मल इम्प्लांटेशन होता है ना, वो क्या होता है, वो पोस्टीरियर वॉल में होता है, ठीक है। अगर फेलोपियन ट्यूब में होता है तो तब उसे हम क्या कहते हैं, देखो समझने की कोशिश करो। अगर आपका है ना बेसिकली नॉर्मल इम्प्लांटेशन होता है तो वो कहाँ पे होता है, वो पोस्टीरियर क्या होता है, पोस्टीरियर वॉल पे होता है यूट्रस की, ठीक है। इसको हम नॉर्मल इम्प्लांटेशन कहते हैं। कभी कभार क्या हो जाता है कि बेसिकली फेलोपियन ट्यूब में क्या हो जाता है, ठीक है, इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो उसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, ठीक है। ये वर्ड आपने एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ACTOPIC एक्टोपिक प्रेगनेंसी यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। बेसिकली ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपने सुना होगा, ये नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं होती, एक्टोपिक, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हमारी क्या होती है, नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं होती, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल को क्या होती है, मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल को नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है। और वो प्रेगनेंसी कैसे होती है, बेसिकली पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस पे क्या हो जाता है, एम्ब्रियो क्या हो जाता है, स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है, ठीक है। समझ में आ चुका है। अब जरा क्या करते हैं, बेसिकली समझने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। सो एक और क्वेश्चन था, क्या था हमारा, मोरुला इज अ डेवलपमेंटल स्टेज दैट हैज हाउ मेनी सेल्स। बेसिकली अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली मोरुला के अंदर कितने सेल का क्या होता है, बेसिकली स्टेज होता है। मोरुला जो आपकी डेवलपमेंटल स्टेज होती है, ठीक है, वो कितने सेल की होती है। तो देखो सबसे पहले क्या बनता है, ठीक है, जाइगोट, जाइगोट के बाद मोरुला, मोरुला के बाद गैस्ट्रोला, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या होता है हमारा, बेसिकली बनता है। तो बेसिकली इसमें क्या रहता है, बेसिकली आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है, कि बेसिकली ये कितने सेल की क्या होती है, बेसिकली स्टेज होती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बेसिकली जो आपका मोरुला होता है ये बेसिकली क्या होती है, एक 16 सेल की क्या होती है, स्टेज होती है, ठीक है। इसके बाद क्या बन जाता है, मोरुला के बाद आपका क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है, लेकिन वो अभी हमारे टॉपिक में नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि बेसिकली देखो होता क्या है, मोरुला
पहला आपकी 16 सेल स्टेजेस होती है। देखो मैं समझाता हूँ, आपका जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद आपकी क्या बनती है, जाइगोट के बाद आपकी 2 सेल स्टेज बनती है, फिर उसके बाद 4 सेल स्टेज बनती है, फिर उसके बाद क्या बनती है, 8 सेल स्टेज बनती है, ठीक है। एंड उसके बाद आपकी क्या बन जाती है, उसके बाद आपकी 16 सेल स्टेज बन जाती है, और इस 16 सेल स्टेजेस को हम मोरुला कहते हैं। इस 16 सेल स्टेजेस को हम क्या कहते हैं, मोरुला कहते हैं। इसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बन जाती है। आई होप समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेल गोनैड। मेल गोनैड किसे कहा जाता है, तो देखो अब जरा समझने की कोशिश करो गोनैड्स क्या होते हैं। गोनैड्स बेसिकली जरा समझने की कोशिश करो, ठीक है, कि गोनैड्स होते क्या हैं। तो मैं इसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे अभी हमसे मेल गोनैड्स पूछा जा रहा है, तो अभी समझो कि मेल गोनैड्स हम टेस्टिस को कहते हैं। अब जरा समझने की कोशिश करो गोनैड्स होते क्या हैं। तो बेसिकली जब आप लोगों ने एनिमल टिश्यू चैप्टर पढ़ा था, तो एनिमल टिश्यू चैप्टर के अंदर बेसिकली आप लोगों को पढ़ाया गया था कि एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, ठीक है, और एक होते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड होते हैं, ठीक है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जिनके पास एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, ठीक है, दोनों दोनों ग्लैंड्स के क्या होते हैं, बेसिकली कॉमन फंक्शंस होते हैं, ठीक है। दोनों ग्लैंड्स की तरह क्या करते हैं, ये एक्ट करते हैं, तो इन्हें हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। तो अब जरा समझने की कोशिश करो, ठीक है, कि बेसिकली टेस्टिस को हम मेल गोनैड इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये बेसिकली स्पर्म बना रहा है, ठीक है, एंड इसके अलावा ये टेस्टोस्टेरोन दोनों बनाता है, ठीक है। सो समझ रहे हो ना आप लोग, टेस्टिस क्या कर रहे हैं, टेस्टिस में आपके स्पर्म भी बनते हैं, ठीक है, स्पर्म भी बनते हैं, एंड टेस्टिस में आपके क्या बनते हैं, टेस्टोस्टेरोन भी बनते हैं, ठीक है। एंड जैसा कि हमें पता है कि बेसिकली स्पर्म क्या करता है, यूरेथ्रा से पास होता है, और टेस्टोस्टेरोन आपका किस में मिल जाता है, ब्लड में मिल जाता है। तो बेसिकली आप जरा समझने की कोशिश करो कि ये दोनों की तरफ फीचर दिखा दिया इसने, ठीक है। मतलब कि देखो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह आपने क्या कर दिया, फीचर देख लिए। जैसा हमें पता है कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या डिफरेंस रहता है, ठीक है। एक एक होता है जो बेसिकली अपना क्या करे, सिक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में रिलीज कर दे, और एक होता है जो अपना सिक्रेशन डायरेक्ट ऑर्गन के ऊपर रिलीज कर दे, मतलब जहां पे उसको रिलीज करना है। तो बेसिकली उसको हम क्या कहते हैं, ये होती है हमारी एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन का क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। जो हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो दोनों कर सकते हैं। जैसे हमारा जो टेस्टिस होते हैं, ये स्पर्म भी रिलीज करते हैं यूरेथ्रा के थ्रू, और बेसिकली ब्लड में क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन भी रिलीज कर देते हैं, इसीलिए हम इसे हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहते हैं और हम इसे गोनैड्स कहते हैं, ठीक है। सो एक तरीके से तुम समझ सकते हो कि टेस्टिस एक मिक्स होता है, ठीक है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों टाइप के ग्लैंड्स का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब जरा समझने की कोशिश करते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग इज कॉल्ड, बेसिकली एग्स के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, तो बेसिकली बहुत छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, oogenesis कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ा जाए, जल्दी जल्दी क्या करते हैं, बेसिकली हम क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि अभी तो हम लोगों को बहुत, अभी तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस क्या आने लगे हैं, आना शुरू ही हुए हैं, ठीक है। अभी इसके बाद बहुत सारे आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे, और रिस्पांस अच्छा जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन अभी 12 बजे डाला करेंगे, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन हम लोग शाम के 6 बजे डाल दिया करेंगे। एंड बस आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं, बाकी तो और कोई काम ही नहीं है, ठीक है। बस जितना चाहते हैं कि आप लोगों की बेस्ट से बेस्ट रैंक निकल के आए, आप लोगों के बायोलॉजी के अंदर 360 आउट ऑफ 360 आ जाए, ठीक है। एंड ये हम लोगों का बेसिकली पहला, आप लोगों को शायद पता होगा कि हाँ, ये हम लोगों का पहला टाइम होगा जब हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली ऑनलाइन के अंदर क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। इससे पहले जब हम बताया करते थे, तो हम बेसिकली ऑफलाइन या फिर अपने है ना, बेसिकली जनरली जो हमारे जूनियर्स वगैरह होते थे उनको बताया करते थे, बट अब पहली बार हुआ है कि ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन में आए। तो बेसिकली आपका सपोर्ट चाहिए, आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे, आप जितना ज़्यादा कंटेंट को क्या करोगे, प्रमोट करोगे, उतना ज़्यादा क्या रहेगा, बेसिकली ये कंटेंट लोगों के पास पहुंचेगा। सो आई होप आप करोगे। एंड चलो आगे बढ़ते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है, हाउ मेनी ऊगोनिया आर प्रेजेंट एट बर्थ इन ह्यूमन फीमेल। अब जरा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है। बेसिकली इस क्वेश्चन में मैं आपको एक बहुत डीप कंसेप्ट बताने वाला हूँ, तो चलो इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, इरेज ऑल लिंक्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक पेन ले लेता हूँ अपना जल्दी से। अब जरा समझने की कोशिश करो, मैंने आप लोगों को बताया था कि ह्यूमन क्या रहते हैं, ह्यूमन है ना, ह्यूमन में लाइफ टाइम क्या रहता है, स्पर्म का क्या रहता है, प्रोडक्शन रहता है। लेकिन जो फीमेल्स रहती हैं, ठीक है, ह्यूमन में जो बेसिकली अपना मेल होता है, ठीक है, मेल क्या रहता है, लाइफ टाइम स्पर्म बना सकता है। लेकिन जो फीमेल होती हैं वो लाइफ टाइम क्या करती हैं, ओवा नहीं बना पाती। बेसिकली फीमेल में स्पर्म नहीं होता है, फीमेल में ओवा होता है, तो ये लाइफ टाइम नहीं बना पाती। ये है ना 45 की एज तक आते आते फीमेल में क्या आ जाता है, मेनोपॉज आ जाता है। मेनोपॉज में क्या होते हैं, आपके पीरियड्स नहीं होते, ठीक है। फीमेल एक तरीके से प्रेगनेंसी फीमेल की खत्म हो जाती है। अब फीमेल नॉर्मली बेबी को क्या कर पाते, कंसीव नहीं कर पाते। फीमेल में क्या आ जाता है, मेनोपॉज आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा आ क्यों रहा है, फीमेल में ऐसा मेनोपॉज आ क्यों रहा है, आप लोगों से पूछा जाए कि फीमेल में ऐसा क्यों होता है, ठीक है, जबकि मेल तो लाइफ टाइम स्पर्म बना रहा है, फीमेल में ऐसी दिक्कत क्यों हो रही है। तो देखो फीमेल में एक्चुअली में होता क्या है ना, फीमेल के बर्थ के टाइम पे क्या होता है, उनके पास है ना बेसिकली क्या रहते हैं, क्या रहते हैं आपके ओवरीज प्रेजेंट रहती हैं। बेसिकली आप सॉरी, ओवरीज तो दो ही रहती हैं। ओवरीज के अंदर बेसिकली हमारे क्या रहते, सॉरी बेसिकली हमारे क्या रहते हैं, जो हमारे बेसिकली समझने की कोशिश करो, आपके पास दो ओवरी रहती हैं, ठीक है। फीमेल में दो ओवरी रहती हैं, इनके अंदर बेसिकली क्या रहते हैं, जो फीमेल जर्म
जर्म सेल रहते हैं, हम बेसिकली बर्थ के टाइम हम क्या कहते हैं उनको, फीमेल जर्म सेल कहते हैं। तो बेसिकली आपके जो बेसिकली फीमेल रहती है उनके अंदर सिर्फ क्या रहते हैं, बेसिकली 2 मिलियन क्या रहते हैं, oogonia क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, जिसको हम फीमेल जर्म सेल कहते हैं। ठीक है, बेसिकली ये 2 मिलियन oogonia हमारे पास प्रेजेंट रहते हैं और ये डबल नहीं होते। ठीक है, आप लोगों को समझना पड़ेगा, स्पर्म क्या होते हैं, स्पर्म है ना बेसिकली प्रोड्यूस होते रहते हैं, प्रोड्यूस होते रहते हैं, प्रोड्यूस होते रहते हैं। लेकिन इनके साथ ये दिक्कत होती है कि ये बेसिकली आपकी जैसे जैसे जब है ना फीमेल प्यूबर्टी को हिट कर जाती है, तो उसके बाद हर हर जो बेसिकली हर बार मंथली साइकिल होती है, तो हर मंथली साइकिल में एक एक करके ये क्या रहते हैं, निकलते जाते 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 हैं, और ये 45 की एज तक आते आते पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से बेसिकली क्या रहता है, फीमेल लाइफ टाइम क्या रहती है, बेसिकली प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर पाती। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो बेसिकली अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। बेसिकली यहाँ पे है ना, आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर फीमेल लाइफ टाइम प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती तो फीमेल के मतलब फीमेल हमसे ज़्यादा क्या हुई, एडवांस नहीं हुई। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। बेसिकली फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो क्या रहता है, मेल से ज़्यादा एडवांस रहता है। देखो आप लोगों को समझना पड़ेगा, मेल ना लाइफ टाइम क्या करते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, बट इसका देखो इसका इसका एक साइड इफेक्ट पता है क्या रहता है, इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट रहता है। बेसिकली आपके जो स्पर्म रहते हैं, ठीक है, या और जो आपके टेस्टोस्टेरोन वगैरह रहते हैं, तो बेसिकली ये क्या रहते हैं, ये है ना बेसिकली आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह को क्या करते हैं, मेल के अंदर है ना जमा करते जाते हैं। लेकिन फीमेल में क्या रहता है, फीमेल में जो फीमेल के ओस्ट्रोजन्स वगैरह रहते हैं, ये फीमेल के है ना हार्ट की जो मसल्स होती हैं वहां से क्या करती हैं, ये बेसिकली है ना जो आपका फैट या लिपिड्स वगैरह होते हैं उसको क्या कर देती हैं, रिमूव करती जाती हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि फीमेल को जनरली हार्ट अटैक नहीं आता, और फीमेल की मतलब फीमेल की जो एनर्जी रहती है वो बार बार क्या रहती है, जैसे हमारी एनर्जी रहती है वो स्पर्म के प्रोडक्शन में जाती है। फीमेल में ऐसा कुछ नहीं रहता, फीमेल में बेसिकली एनर्जी खत्म हो जाती है। ठीक है, मतलब फीमेल में 45 के बाद उनकी जो एनर्जी रहती है वो बेसिकली क्या रहेगी, अब ओवरीज मतलब ऊगोनिया वगैरह इनके प्रोडक्शन में क्या लगती है, अब नहीं लगती। तो फीमेल की एनर्जी भी सेफ होती है, और फीमेल के जो हॉर्मोन्स रहते हैं, ठीक है, और एस्ट्रोजन्स वगैरह ये सब क्या करते हैं, ये सब है ना बेसिकली आपका जो फीमेल का जो हार्ट रहता है, फीमेल का जो हार्ट रहता है उसको बेसिकली क्या रहती है, उसमें है ना लिपिड्स वगैरह फैट्स वगैरह का डिपोजिशन नहीं होने देती, तो फीमेल को जनरली हार्ट अटैक्स भी नहीं आते। लेकिन मेल के साथ उल्टा हो जाता है, मेल में बेसिकली टेस्टोस्टेरोन ये सारे जो रहते हैं ये सब है ना बेसिकली क्या रहते हैं, ये सब लिपिड को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। इसी वजह से मेल में क्या रहता है, हार्ट अटैक जल्दी आता है, क्योंकि बेसिकली हमारे जो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन रहते हैं ये बेसिकली हार्ट के आसपास क्या करते हैं, बेसिकली लिपिड्स वगैरह को क्या करते हैं, जमा करते हैं। तो ये बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या फिर फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म है उसका बेसिकली एक है ना एक सुपीरियर इफेक्ट कहा जाता है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मैंने आपको समझा दिया है। तो बेसिकली 2 मिलियन क्या रहते हैं, ऊगोनिया बेसिकली प्रेजेंट रहते हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो, सर्टोली सेल्स आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है कि बेसिकली सर्टोली सेल्स किस रिप्रोडक्टिव मेल के किस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। तो ये बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया था कि सर्टोली सेल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट रहते हैं। इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, नर्स सेल कहते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये आपके जो यंग स्पर्म रहते हैं उनको क्या करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो आई होप समझ में आ चुका होगा, एनसीईआरटी में भी ये आपका क्या है लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए। बेसिकली यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि लीडिंग सेल क्या सीक्रेट करती हैं, कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती हैं। तो जैसे आप लोगों को पता होगा, लीडिंग सेल हमारा क्या करती हैं, टेस्टोस्टेरोन्स को क्या करती हैं, सीक्रेट करती हैं। ठीक है, सो आई होप समझ में आ चुका होगा। ये सिंपल जनरली फैक्ट्स हैं, तो इनके ऊपर हम इतना बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट क्या नहीं है। ठीक है, सो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बेसिकली यहाँ पे हमारा जो एपेंडेंडाइमिस होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या होता है, पार्ट नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये तो मेल में पाए जाते हैं ना, एपेंडेंडाइमिस। ठीक है, एपेंडेंडाइमिस तो मेल में होते हैं। तो बेसिकली आई होप समझ में आ चुका होगा। इसके अलावा ओवरीज फीमेल में होती है, फेलोपियन ट्यूब फीमेल में होती है, यूट्रस फीमेल में होती है। तो जो एपेंडेंडाइमिस होती है ये मेल का पार्ट होती है, इसलिए फीमेल के अंदर नहीं पाई जाती। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एक सेकंड मैंने यहाँ पे चारों पे क्या कर दिया, टिक कर दिया। तो इसको थोड़ा सा इरेज वगैरह कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो एपेंडेंडाइमिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ये तो हमें पता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। इसके बाद यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, एक और क्वेश्चन आ चुका है, द जोना पेलुसिडा इज अ लेयर सराउंडिंग विच स्ट्रक्चर। बेसिकली जो आपकी जोना पेलुसिडा होती है ये कौन से स्ट्रक्चर को क्या करती है, सराउंड करके रखती है। तो इसका आंसर जल्दी से आप मेरे को बताओगे। ठीक है, सो चलो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका ओवम होता है ना इसको सराउंड करके रखती है। बेसिकली देखो, जोना पेलुसिडा क्या होती है, एग के अराउंड एक क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की एक लेयर होती है जो बेसिकली क्या करती है,
है ना, इसको सराउंड करके रखती है। और जब स्पर्म आने वाला रहता है ना, ठीक है, तो ये स्पर्म को क्या करती है, रिकॉन्जाइज करती है, ठीक है। मतलब ये स्पर्म को रिकॉन्जाइज करती है, जैसे यहाँ पे एक ओवा है और यहाँ पे बेसिकली क्या आ रहा है, एक स्पर्म आ रहा है, तो ये बेसिकली स्पर्म को रिको इसके आसपास ये ऐसी लेयर होगी, तो ये स्पर्म को रिकॉन्जाइज करेगी और इस स्पर्म को एंट्री करने देगी। लेकिन इसके बाद के जो स्पर्म आते हैं, जैसे एक आ गया, दो आ गया, तीन आ गया, तो ये पॉलीस्पर्मियम मतलब मल्टीपल स्पर्म को एंटर करने से रोकती है और मल्टीपल स्पर्म की कंडीशन को क्या करती है, रोक देती है। आई होप समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, बेसिकली इसका स्ट्रक्चर ये बेसिकली हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, बेसिकली बात कर लेते हैं विच पार्ट ऑफ स्पर्म कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया। बेसिकली कौन सा पार्ट होता है स्पर्म का जो माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन करता है, तो मिडिल पीस कंटेन करता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, बेसिकली स्पर्म के मिडिल में ना माइटोकॉन्ड्रिया क्या रहते हैं, अरेंज रहते हैं, और ये क्या करते हैं, ये एटीपी को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करते हैं, एटीपी को प्रोड्यूस करते हैं। और ये एटीपीस कहाँ जाते हैं, ये एटीपीस नेसेसरी रहते हैं टेल की मूवमेंट में। ठीक है, टेल जो रहती है ना जो स्पर्म की, बेसिकली स्पर्म इस तरीके से रहता है, ये हेड वाला रीजन रहता है और ये टेल रहती है। तो यहाँ पे ये जो मिडिल पार्ट रहता है, यहाँ पे बेसिकली क्या रहता है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं, और ये इस टेल ये एटीपी प्रोड्यूस करते हैं ताकि ये टेल क्या कर सके, मूव कर सके। आई होप समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। बेसिकली यहाँ पे ध्यान से देख लेते हैं, यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, कॉर्पस लूटियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच स्ट्रक्चर आफ्टर ओव्यूलेशन। आफ्टर ओव्यूलेशन क्या होता है, बेसिकली कौन सा स्ट्रक्चर क्या करता है, बेसिकली फॉर्म किया जाता है। ठीक है, कॉर्पस लूटियम के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली समझना पड़ेगा, इसका आंसर होगा हमारा क्या, बेसिकली ग्राफियन फॉलिकल। बेसिकली होता क्या है, ठीक है, ओव्यूलेशन के बाद ना ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाती है, कोलैप्स हो जाता है और कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली समझने की कोशिश करो, क्या होता है, कॉर्पस लूटियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच स्ट्रक्चर आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद क्या हो जाता है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ओव्यूलेशन के बाद क्या हो जाता है, ठीक है, आपका जो ग्राफिन फॉलिकल रहता है, जो आपका जीएफ रहता है, जहाँ से एग निकलता है, ठीक है, ये क्या हो जाता है, ये कोलैप्स हो जाता है और ये क्या बन जाता है, ये बेसिकली बन जाता है आगे चल के, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कॉर्पस लूटियम में। और फिर जो कॉर्पस लूटियम रहता है, ठीक है, ये क्या बन जाता है, कॉर्पस एल्बुजिनियम। ठीक है, एंड इस तरीके से बेसिकली ये क्या बन जाता रहता है, आगे की लाइफ साइकिल इसकी क्या रहती है, कंटिन्यू रहती है। ठीक है, कॉर्पस लूटियम आपको पता होगा कि ये एक येलोइश कलर का क्या रहता है, एक स्ट्रक्चर रहता है, एक जो क्या करता है, कुछ टाइम सर्टेन टाइम के लिए बेसिकली क्या करता है, फीमेल के अंदर हॉर्मोन्स को क्या करता है, सीक्रेट करता है। ठीक है, आई होप आपको इतनी डिटेल्स क्या होंगी, याद होंगी। आगे बढ़ा जाए, इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, व्हाट इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल की नॉर्मल ड्यूरेशन क्या रहती है, तो 28 डेज तक की इसकी क्या रहती है, बेसिकली नॉर्मल ड्यूरेशन रहती है फीमेल में। और ये बेसिकली ये ड्यूरेशन ना अलग अलग रहती है, मतलब देखो नॉर्मली तो 28 डेज की रहती है, ठीक है, लेकिन हर एक फीमेल पे सेम टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं स्टार्ट होती। ये बहुत ही बड़ा क्या है, बेसिकली एक मिथ है कि हर एक फीमेल पे है ना सेम टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी। नहीं, फीमेल पे ना मेंस्ट्रुअल साइकिल उनकी बॉडी पे डिपेंड करती है। कुछ कुछ फीमेल्स को है ना बेसिकली क्या होता है, पीरियड्स पेन ही नहीं आते, क्रैम्प्स ही नहीं आते, तो फिर उनको भी क्या हो जाता है, पेन वगैरह होने लगता है। उनको किसी किसी को है ना इरिटेशन वगैरह होने लगती है, कुछ को है ना बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, पीरियड की वजह से ब्लड लॉस हो जाता है। तो ये फीमेल्स का ना बेसिकली यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या है, बेसिकली कोई एक कॉमन आंसर नहीं है कि सारे फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल होती है। ठीक है, किसी किसी में अबनॉर्मल हो जाती है, किसी किसी में एक्सेसिव हो जाती है और किसी किसी में ब्लॉकेज हो जाता है, मतलब आती ही नहीं है। तो ये सारी की सारी कंडीशंस क्या होती हैं, प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस होती हैं। अब इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि सेकेंडरी oocyte कंपीट्स इट्स सेकेंड माइटोटिक डिवीजन ओनली व्हेन, बेसिकली जो आपका सेकेंडरी क्या होता है, बेसिकली oocyte होता है, ये बेसिकली आपका सेकेंड माइटोटिक डिवीजन कब कंप्लीट करता है, तो बेसिकली ये है ना तब कंप्लीट करता है जब एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन बाय स्पर्म। बेसिकली क्या होता है, स्पर्म का जब फर्टिलाइजेशन होता है तब ये क्या करता है, अपना सेकेंडरी माइटोटिक डिवीजन को क्या करता है, कंप्लीट करता है। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं, द ब्लास्टोसिस गेट इम्प्लांट इन द यूट्रस बाय विच डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि बेसिकली यहाँ पे ब्लास्टोसिस कौन से डे पे क्या हो जाता है, बेसिकली इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस में आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो 7th डे के आसपास क्या हो जाता है, आपका ब्लास्टोसिस क्या हो जाता है, यूट्रस में क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, चिपक जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब देखो ये जो लेक्चर था, आई होप तुम्हें अच्छा लगा होगा। क्वेश्चंस कैसे लगे मुझे बताना। ये लेक्चर को मैं आज 27 मिनट्स का इसीलिए रख रहा हूँ ताकि तुम लोगों का मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स देख सकूँ। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो हम इस लेक्चर को क्या करेंगे, इस लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। बट इस लेक्चर सीरीज को एक लेक्चर ना देते हुए हम हर दिन क्या करा करेंगे, 2 लेक्चर्स दिया करेंगे। ठीक है, एक मॉर्निंग में दिया करेंगे 12 बजे और एक लेक्चर दिया करेंगे शाम को कितने बजे, 6 बजे के टाइम। तो तुम लोग अपना रिस्पॉन्स बताओ इस वीडियो में, जब मैं तुम्हें ये वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग अपना रिस्पॉन्स बताओ कि तुम लोगों को ये लेक्चर सीरीज कैसी लगती है, उस हिसाब से हम कंटिन्यू करेंगे। एंड जो मॉर्निंग में जो 12 बजे रहेगा उसमें जूलॉजी करवाएंगे एंड जो शाम को रहेगा उसमें बॉटनी करवाएंगे। तो आपकी बायो की पूरी टेंशन आपको हमारे ऊपर छोड़ देनी है। ठीक है, सो आई होप तुमको आज का लेक्चर पसंद आया। लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ से प्लीज़ कमेंट करना और बेसिकली चैनल पे क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड बाय बाय।